कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको पढ़ाया सारे वीडियोस हैं, लगभग 250 से अधिक वीडियोस हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। इन वीडियोस को देखिए, इनसे अपनी तैयारी शुरू करिए, इनको आप स्टडी करते चलिए। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखा है, उसको पढ़िए। इतना ही काफी है अब आने वाले 10 से 15 दिन में। और 10 से 15 दिन की ये पढ़ाई के बाद रुकना नहीं है, क्योंकि अगला एग्जाम फिर 2.5 महीने बाद रहेगा, यानी उसके 2.5 महीने बाद, 15 दिन के 2.5 महीने बाद, समझे? तो 2.5 महीने बाद इन 3 महीना, अब 3 महीना अगर लगकर स्टडी कर लेंगे तो दिसंबर फतेह होगा, और दिसंबर फतेह होगा, जेआरएफ दिसंबर वाला निकालना मजबूरी है, क्योंकि अगर ये जेआरएफ होगा तो पीएचडी में एंट्रेंस के लिए आप लगोगे। पीएचडी में एंट्रेंस का मतलब है आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए पीएचडी जरूरी है, ये आप जान लीजिए। अब पीएचडी को दरकिनार करके नहीं रह सकते, तो पीएचडी आपको उसके लिए देखना। शिवानी, आपका तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है ना, क्लियर है ना बेटा? शिवानी अनम्यूट करो, आवाज खोलो। शिवानी, हाँ, रजिस्ट्रेशन हो चुका है ना तुम्हारा? यस सर, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कुछ काम शुरू किया आपने पीएचडी में? सर पीएचडी में नहीं सर, अभी तो गाइड लेटर हम लोग को मिला था फरवरी में, तब से लॉकडाउन लग गया। अब सिनॉप्सिस लिख रहे हैं सर, अभी भी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है। कब से रजिस्ट्रेशन है तुम्हारा? सर हम लोग का तो एडमिशन 2018 में हुआ था सर। सबमिट कर डालो इसका, सबमिट कर डालो 2020। हाँ सर, सबमिट कर दो यस 2021, सर। सबमिट कर दो, चाहे जैसे कर दो, कुछ भी लिख के सबमिट कर दो। पीएचडी थीसिस कंप्लीट करो, डिग्री लो जल्दी से, समय ना नष्ट करो। यस सर। 3 साल हो गया, ये लॉकडाउन को काउंट यस किया सर। जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए, तो आपका एडमिशन हुआ है, समझ रहे ना? पीएचडी हो जाएंगे तभी नौकरी के पास यस बचेंगे। यस सर। एज कितनी है इस समय? यस सर। एज कितनी है? सर 35। अरे सर 35 सर। बहुत बहुत गड़बड़ बोला है। 35 का मतलब आप समझ रहे हो कि अब 5 साल और बचा। अधिकतर जॉब्स जो यस यूपी की, सर। वो 40 साल के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब 5 साल यस रात सर। दिन करोगे तभी असिस्टेंट प्रोफेसर, नहीं तो उस कैटेगरी में आ जाओगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर को भूल जाओ, क्योंकि फिर हायर की वैकेंसीज या बहुत कम वैकेंसीज रह जाएंगी जो 40 के प्लस में मिलता है। तो यस अब सर। अदर स्टेट्स तो आपके गए, सिर्फ यूपी बचा है। यूपी, यस सर। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ये 5 साल रात दिन एक कर दो। 5 साल बहुत ज्यादा भी है और बहुत कम भी है। ज्यादा इसलिए कि अगर 4 लोग तो मुश्किल कुछ नहीं है, और कम इसलिए कि बीतते देर पता नहीं चलेगा कब समय बीत गया। इसलिए अब यस रात सर। दिन करिए, फाइनल करो, थीसिस को जैसे तैसे बैंक अप कर दो, जो भी आपके सुपरवाइजर चाह रहे हैं उनको पैसा थैसा दे दो, इनको मिला करके सबमिशन मार दो। इस बार 2021 में फाइनल हो जाना चाहिए। 2021 में ये फाइनल हो जाए, 35 हो गया, इससे पीडीएफ भी नहीं अप्लाई कर सकते, नहीं पीडीएफ के लिए आप अप्लाई करते हैं तो एक्सपीरियंस बनता है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अभी लग जाइए, अभी लग जाइए। आपसे लेके 4 से 5 साल अगर आप लग कर तैयारी करेंगे तो हायर वगैरह की वैकेंसीज और यूपी में जो वैकेंसीज है उनमें आपका चांसेस हो सकता है। ठीक है, क्लियर? नहीं तो सब सपने रह जाएंगे। ऋचा, यस सर। आपको भी मैसेज मिल ही गया होगा क्या करना है। हाँ, तो ऐसा ना हो कि आप भी 6 साल बाद पीएचडी में हो और 9 साल बाद पीएचडी करें, ठीक है ना? सब खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वयोवृद्ध हो जाएंगे। वैसे भी सरकार नौकरी देना नहीं चाह रही है, आप लोगों को लेने के लिए मजबूरी लड़ाई करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है सरकारी नौकरी प्राप्त करना। सरकारी नौकरी चाहते हैं तो डबल ट्रिपल मेहनत करने की आवश्यकता है। डबल ट्रिपल मेहनत करेंगे तभी सरकारी नौकरी मिलता है। चलो, तो ये जान लीजिए, यू हैव टू वर्क हार्ड, वेरी हार्ड, वर्क हार्ड नहीं बल्कि वेरी वेरी हार्ड। तो मैं एक इंफॉर्मेशन भी देना चाहूंगा कि अब मैं नेक्स्ट वीक को क्लास नहीं लूंगा। नेक्स्ट वीक एग्जामिनेशन के वीक है, थोड़ा सा एग्जामिनेशन में देखना होगा कि अभी कोई बच्चा नहीं आ रहा, फर्स्ट पेपर के लिए बच्चे नहीं आ रहे हैं, रिव्यू में भी नहीं आ रहे हैं, और लगभग एक वीक जो है एग्जामिनेशन की वजह से लोग अपने अपने पेपर में लगे हैं। मैं आप पर भी दबाव नहीं डालूंगा क्लास को, मैं बस एक ही दबाव डालूंगा कि पेपर वगैरह आप लोग सॉल्व करिएगा,
नेक्स्ट वीक के बाद 1 तारीख बृहस्पतिवार रहेगा। अगर 1 तारीख को कोचिंग खुलने की संभावनाएं हैं, यानी ऐसा लगता है कि कोचिंग खुल जाए, ठीक है, तो फिर मैं 1 सप्ताह और ब्रेक करूंगा पढ़ाई को, फिर सीधा कोचिंग से क्लास शुरू करूंगा और वहां ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेटअप बनाऊंगा, क्योंकि फिर अगर कोचिंग खुल रही है तो फिर मुझे वहां पर पूरा सेटअप बनाना होगा, यानी अपने हिसाब से वहां पर मुझे सेट करना होगा और 1 सप्ताह मैं उसी में रहूंगा। अगर कोचिंग नहीं खुलती है तो फिर 1 तारीख को मुलाकात करूंगा ऑनलाइन क्लास के रूप में आपसे मुलाकात, ठीक है, क्लियर? सो 1 सप्ताह मैं ब्रेक करूंगा, इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या करना है मुझे, और अगर कोचिंग खुलती है तो मैं तो पढ़ाने जाऊंगा और आपका अपना दायित्व रहेगा जितनी जल्दी हो सके फिर अब आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो सॉरी आपका पेपर 9 तारीख को रहेगा, 7 तारीख को रहेगा, तो 7 तारीख का पेपर सर दीजिए। एक को है। एक को नहीं, 7 का लिस्ट है, लिस्ट को फिर से मिलान कर लीजिए। ये देखिए इस कॉलम में आ रहा है, पहले मैं भी देख रहा था, मैं सोच रहा था 7 को है, लेकिन ये कॉलम जो है वो पहले मैं 1 सोच रहा था पर ये कॉलम एक्चुअली 7 में जा रहा है, ये देखिए इस वाले में, क्लियर? ये देखिए कंफ्यूज मत होइए, इस तारीख को नहीं है, 7 तारीख, ठीक है? जी सर। देखिए जैसा भी तैयारी हुआ है, ठीक है, पेपर दे दीजिए, पेपर देने के बाद सेंटर लगभग वही कानपुर का सेंटर है ना, बदला होगा? नहीं सर, कानपुर ही है। बस ठीक है, तो सेंटर वहां पड़ेगा, एग्जाम दे दीजिएगा, एग्जाम देने के बाद जैसा भी है, अगर दिसंबर को फाइनल करना है तो फिर फाइनल करने समझ लो, फिर तो फिर लग करके आओ कोचिंग में, आकर रेगुलर स्टडी करो, यही सब एक रास्ता है, तो 2.5 महीना जो रहेगा उसमें पूरा प्रयास किया जाएगा। वैसे सोशियोलॉजी इतना बड़ा है कि 2.5 महीने में भी कवर करना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारा काफी कुछ थिंकर वगैरह हुआ है, इसलिए मुश्किल कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट इधर चल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है और थिंकर इंपॉर्टेंट होता है, यानी यूनिट 1 यूनिट 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये दोनों यूनिट जो है वो आपका समझो यूनिट 1 हो चुका है, यूनिट 3 जो है वो 1 आध महीने के अंदर कवर हो जाएगा, 1 महीने के अंदर। तो जो टेल्स यूनिट है बाकी सब टेल यूनिट है, यानी उनको यूनिट कहना भी बेकार है, वो सब कुछ एक ही यूनिट के अंदर तक समझिए, तो मुश्किल नहीं है कि आपका सोशियोलॉजी कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगला एग्जाम ये भी नहीं कह सकते कि वो दिसंबर में या जनवरी, हो सकता है एक आध महीना और विलंब करते, क्योंकि उन्हें तो फीस चाहिए, फीस मिल ही जाएगा नवंबर में, उसके बाद एग्जाम कराने की टेंशन रहेगी नहीं, वो चाहे वो करा दें अगले साल, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन पैसा है, और आपको पता है उसमें ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम कराने का एक ही उद्देश्य, ये हटे, ये तो उधारी है, ये खत्म हो उधार, तो फिर आए फिर नगद पर कि लाओ भाई अब की बार 1000 नहीं 1200 लेंगे सब लोग, फिर 1200 दोगे, 1500 दोगे तो 1500 दोगे, जीएसटी 18 के 28% कर दोगे तो भी देंगे, सब हम देंगे देंगे, उससे उनका इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगा और सब सही हो जाएगा, उसके बाद राम मंदिर मिल ही जाएगा पूजा करने के लिए, ठीक है। ना करके यहाँ पर सारा क्लियर है ही, तो ऐसे शेड्यूल करो, और अब लड़ाई करो चाहे झगड़ा करो चाहे घर से करो या आसपास कोई सुनना ना हो, बात को समझो, लेकिन लेकिन पढ़ाई करना है, और दिसंबर वाले में जेआरएफ होने का पूरा प्रयास करो, क्योंकि आधे से ज्यादा सिलेबस तुम्हारा कवर कर चुका हूं मैं, क्लियर? चाहे सोशियोलॉजी हो चाहे फर्स्ट पेपर में भी 5 यूनिट तक तो मैंने वीडियोस ही बना के अपलोड कर रखा है, और सब पढ़ाया भी है, सब देखते चलो, जो है अगला 2-2.5 महीने में वो भी खत्म हो जाएगा। बेसिकली अब डीआई, रीजनिंग, लॉजिक और आईसीटी, ये 4 यूनिट बचती हैं, आईसीटी हो जाएगा आपका अक्टूबर में, और डीआई, लॉजिक, रीजनिंग में शुरू कर दूंगा नवंबर दिसंबर में, यानी कि आपका पूरा फर्स्ट पेपर सोशियोलॉजी आपके एग्जामिनेशन तक कवर कर दूंगा, ठीक है ना। अब अगला टारगेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना होगा, तो मैंने सारा सजेशन दे दिया। अब रही बात आज कुछ पढ़ाने की, तो अब नया चैप्टर शुरू करना था, तो आज मैं सोच रहा हूँ न्यू चैप्टर को नहीं शुरू करने, तो सीधा मैं सोच रहा हूँ कि अब आपका न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करूं अब आगे, एग्जामिनेशन ये फर्स्ट वीक बीत जाए, फिर इसके बाद से शुरू करें, क्योंकि नया चैप्टर जो है वो सामाजिक उस पर है, संरचना, हाँ सामाजिक संरचना, तो संस्थाएं पूरा एक डेप्थ वाला है, तो उसको मैं रुक कर शुरू करना चाहता हूँ, बेहतर रूप से समझाना पड़ेगा।
स्टेटस में कई एक चीजें समझानी होगी, लंबा चल रहा है। स्टेटस है, ये है, सामाजिक संरचना को पढ़ाएंगे और फिर स्टेटस लंबा चल रहा है। ये चलो पढ़ा संरचना करा दे, एक भूमि सेटअप कर देगा संरचना भूमिका आदि सामाजिक संरचना क्या हो स्पष्ट नहीं करा। चलिए फिर ठीक है, संरचना पढ़ा दो। ओके, एक कुछ हो जाता है। ठीक है शिवानी, मेरी आवाज आ रही बेटा? यस सर आ रही है। मैंने सब बात बता दिया कि एक सप्ताह करके फिर हो सकता है 1 या 2 सप्ताह बाद फिर आगे से क्लास को कंटिन्यू करें। ऑलराइट, ठीक सर। ठीक है सर एक चीज सर पूछनी थी सर, अगर जैसे रिकॉर्डिंग वीडियो अगर मतलब आ जाती है सर, उसको अगर मैं अटेंड कर लूं? हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग वीडियो देखो ना, कौन मना करता है, सब मैं भेज तो रहा हूँ। सारा मेरा ऑनलाइन है, आप मेरे उस पर चैनल पे जाइए और वीडियोस देख लीजिए। लेकिन हाँ, लेकिन जब क्लास रहे तो जरूर क्लास में आने का प्रयास करिए, क्योंकि क्लास में बैठना फिलहाल तो ऑनलाइन में आप समझिए कम हो जाता है ऑफलाइन की तुलना में। एटलीस्ट जो हो रहा है वो जरूर लेते चलिए, ठीक है। और रेगुलर अगर आप चाहिएगा तो कोचिंग खुलेगा तो ऑफलाइन हो जाइएगा, तो पर और बेहतर रहेगा अगर आप आ सकिएगा तो, ठीक है। चलिए तो फिर बिगिन करते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। चलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दे रहा हूँ और आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट बाद इसका बिगिनिंग कर रहा हूँ। तो संरचना को साधारण रूप से क्या कहा जाए? संरचना शब्द का प्रयोग सामान्यतः संरचना शब्द का प्रयोग जो है वो सामान्यतः किसी रचना यानी समष्टि की इकाइयों, अंगों और अवयवों को के ऐसे प्रतिमानित संबंधों के लिए किया जाता है जो अपेक्षाकृत स्थिर व स्थायी, यानी वो जल्दी नहीं बदलते, उनमें बदलाव हम कम देखते हैं। अतः किसी बृहत रचना के विभिन्न अंगों अथवा निर्मायक तत्वों के आपसी संबंधों में जो एक व्यवस्था अथवा संगठन होता है उसे हम संरचना, यानी इस प्रकार से एक किसी भी एक व्यवस्था के अंतर्गत जो संबंध है, संगठन है, उनका एक क्रम है, एक व्यवस्था है, एक कार्य करने का तरीका है। हम इन सब चीजों को संयुक्त रूप से या व्यापक रूप से संरचना समझते हैं। संरचना अंगों की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता को प्रकट करती है। क्या कहेंगे? संरचना अंगों की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता को प्रकट करती है, जिसे अपरिवर्तनीय माना जाता है। अपरिवर्तनीय यानी जो जल्दी नहीं बदलता, जो चेंज नहीं होता है, या अपेक्षाकृत स्वयं स्थायी होती है किंतु इसके अंग परिवर्तनशील होते हैं, यानी ये स्वयं में स्थायी होगा लेकिन इसके अंग बदलते हैं।
इसके अंग बदलते हैं मतलब समाज की संरचना में हम देखें तो समाज की संरचना क्या हो सकती है, विवाह है, परिवार है, नातेदारी है, हम इसे समाज की संरचना मान सकते हैं। जो स्थिर है, जो बदलते नहीं है, यानी कि ये होता ही है, हर समाज में देखा जाता है, लेकिन इसके अंगों में जैसे विवाह के स्वरूपों में बदलाव होता है। तो ये क्या होगा कि ये स्थिर पक्ष है और संरचना का यह गतिशील पक्ष है। तो वे स्थिर है और इसके अंदर जो व्यवस्था है उनमें बदलाव देखने को मिलता है। इस धारणा के अनुसार एक वनस्पति शास्त्री यानी कि एक बायोलॉजी के अध्ययन करने वाले, वनस्पति या बॉटनी के अध्ययन करने वाले किसी पत्ते की संरचना का वर्णन करते समय उसकी बनावट अथवा उसके विभिन्न अंगों के आपसी संबंधों की व्यवस्था में एक रसायन शास्त्री किसी यौगिक की संरचना, उस यौगिक के निर्माण कोशों तत्वों के संबंधों की व्यवस्था में एक जीव शास्त्री मानव शरीर की संरचना को उसके अंगों, सिराओं, कोशों, धमनियों की व्यवस्था के रूप में कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो हर तत्वों की संरचना हो सकती है, चाहे वो वनस्पति शास्त्री यानी बॉटनिस्ट के द्वारा देखा जाए, चाहे वो एक रसायन शास्त्री के माध्यम से देखें या एक बायोलॉजिस्ट यानी जीव शास्त्री के माध्यम से देखें। एक समाज वैज्ञानिक नजरिए से अगर हम देखें तो मानव समाज की संरचना को उसके अंगों अर्थात सामाजिक संस्थाओं, समूहों तथा व्यक्तियों की सामाजिक क्रियाओं, भूमिकाओं, परिस्थितियों, आदर्शात्मक व्यवस्था, मानदंड, मूल्य, इस सब अपेक्षाकृत स्थायी संबंधों की ओर दिखाई देता है। जिस प्रकार किसी भौतिक संरचना जैसे मकान की रचना ईंट, बजरी, चूना, पत्थर, सीमेंट आदि से होती है, ये मकान की निर्माणक इकाइयां हैं जिनसे मकान बनती हैं, उसी प्रकार सामाजिक संरचना का भी निर्माण भूमिकाओं, विविध दायित्वों, नैतिक मानदंडों, सामाजिक मूल्यों के द्वारा होता है। इन्हीं के द्वारा सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों की रचना होती है। सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग स्पेंसर और दुर्कीम की कृतियों से लेकर आधुनिक समाजशास्त्रियों के साहित्य में प्रचुर मात्रा में हमें देखने को मिलता है। सामान्यतः इसका प्रयोग समाजों को निर्मित करने वाली एक या अधिक विशेषताओं के संदर्भ में देखा गया है। फलतः यह शब्द कहीं कहीं व्यवस्था, संगठन, संकुलन, प्रतिमान, स्वरूप और यहाँ तक कि संपूर्ण समाज का पर्याय बनता जा रहा है। जब किसी सामाजिक समूह अथवा समाज की संरचना की बात की जाती है तब हमारा तात्पर्य उस समूह के आंतरिक संगठन के स्थायी प्रतिमान अर्थात समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के संपूर्ण ताने बाने से होता है। इस संबंधों में रासायनिक क्रिया, भूमिकाएं, रासायनिक नहीं बल्कि सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन, भूमिकाएं, परिस्थितियां, संचार व्यवस्था, श्रम विभाजन, आदर्शात्मक व्यवस्था को हम सम्मिलित करते हैं। सामाजिक संबंधों का यह ताना बाना समाज को उसका आधारभूत स्वरूप प्रदान करता है ताकि सामाजिक व्यवहार को सीमाबद्ध किया जा सके, यानी लिमिटेड किया जा सके। सामाजिक मानव शास्त्र में सामाजिक संरचना तथा सामाजिक प्रकार की अवधारणाओं में भेद किया गया है। सामाजिक संरचना को स्वरूप के अर्थ में तथा सामाजिक प्रकार को सामाजिक संबंधों के प्रभाव के अर्थ में प्रयोग किया गया है। सामाजिक या संरचना किसी व्यवस्था के स्थिर पक्ष को तथा प्रकार उसके गत्यात्मक पक्ष को निर्देशित करती है, प्रतिबंधित करती है। यानी कि अगर हम देखें तो समाज में सामाजिक संरचना क्या है, स्थिर पक्ष है और उसमें जो गतिविधि हो रही है वो उसके प्रकार है। जैसे भी मैंने कहा कि विवाह क्या है, ये एक समाज की संरचना है, लेकिन इसमें गतिविधि हुई है, इसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। जैसे विवाह का सामान्य स्वरूप पारंपरिक विवाह, प्रेम विवाह और अब संविदा विवाह में बदलता है। तो ये क्या हो रहा है, ये विवाह यानी संरचना में हो रही गतिविधि है और ये इसके प्रकार की ओर ले जाती है। अब इस प्रकार से देखें तो हमने कई चीजों को यहाँ पे मानदंड के रूप में देखे तो बहुधा संरचना और संगठन शब्दों को हम कई बार एक जैसा मान लेते हैं। ऐसा होता है कि हम संरचना को और संगठन को एक जैसा मान लेते हैं, परंतु ये भूल से भी दूसरे स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी इन दोनों को एक नहीं माना जा सकता। इन दोनों में अंतर है। संरचना किसी समष्टि के अंगों और भागों को संयोजन को प्रदर्शित करती है, यानी किसी साविया या कोई एक संपूर्ण व्यवस्था के भाग की संयोजन किस प्रकार से वो व्यवस्थित में, जबकि संगठन से तात्पर्य इन अंगों की गतिविधियों या कार्यकलापों या संयोजन से होता है, यानी इसके अंतर्गत ये अंग कैसे कार्य करती हैं ये संगठन है और ये अंगों की व्यवस्था संरचना है।
अंगों की व्यवस्था संरचना है, उसके अंतर्गत होने वाले कार्य गतिविधि को हम संगठन कहते हैं। जबकि अक्सर ये देखा गया कि लोग इसको एक जैसा मान लेते हैं। समाज अमूर्त है, इसे हम देख सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं। इसे हम देख दिखा या महसूस नहीं कर सकते। यानी हम कह सकते हैं कि हम समाज में रहते हैं, परंतु समाज में को महसूस नहीं किया जा सकता या देखा नहीं जा सकता। ऐसे में स्पष्ट है कि इसकी संरचना को देखा जा सकता है। यानी आप जिस समाज की बात करते हैं वो वास्तव में समाज नहीं, उसकी संरचना है। समाज वास्तव में अमूर्त है, ये हमें उसकी अनुभूति, उसकी बोध कैसे होती है, उसकी संरचना के माध्यम से होती है। जैसे आप विवाह को होते हुए देखोगे, ये समाज की संरचना है, लेकिन आप समाज को नहीं देख सकते हो। इस प्रकार से समाज को अमूर्त माना गया है। अब यहाँ पर पेंगुइन डिक्शनरी की बात करें तो सामाजिक संरचना से तात्पर्य है समाज की विभिन्न इकाइयों के बीच प्रतिमान की व्यवस्था तथा स्थायी संबंध। अब यहाँ पे कई विचारक हैं जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने, जिन्होंने संरचना शब्द की सर्वप्रथम शब्द की व्याख्या करी। संरचना से उन्होंने कहा कि संरचना से स्पष्ट होता है कि अनेक इकाइयों, भागों आदि को जोड़कर एक सार्थक आकार बनाया जा सकता है। जैसे भवन को लें, अगर हम ईंट, बालू, सीमेंट, छड़, चूना आदि को एक स्थान पर रख दें तो इसे भवन नहीं कहा जा सकता, परंतु जैसे ही भवन निर्माण के नियम से या उन्हें व्यवस्थित करते हैं, हम उसे भवन कहने लगते हैं। इसी प्रकार सामाजिक संरचना को भी समझना होगा। तो एकदम स्पष्ट बात है कि भाई हम अगर अलग अलग तत्वों को एक जगह सजो दें तो क्या वह पूर्ण व्यवस्था बन जाती है? ऐसा नहीं है। जैसे अभी मैंने उदाहरण आपको दिया कि भाई ईंट है, पत्थर है, ईंट है, सीमेंट है, इन सब चीजों को एक जगह एकत्रित करते तो क्या ये भवन है? नहीं। लेकिन अगर इनको व्यवस्थित करते, ईंट की जुड़ाई करते, सरिया से बीम दे दें और सारी चीजों को व्यवस्थित करके तो देखें कि यही भवन का निर्माण कर देता है, मकान का निर्माण कर देता है। डाल्टन पार्सन्स के अनुसार संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों और सामाजिक प्रतिमानों के साथ ही समूह के प्रत्येक व्यक्ति की स्थितियां और भूमिकाओं की विशिष्ट व्यवस्था को प्रकट करने के लिए सामाजिक संरचना का शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनके लिए सामाजिक संरचना का निर्माण समाज की विभिन्न संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों से होता है। इन्हीं इकाइयों के कारण व्यक्ति को समाज में निश्चित स्थान प्राप्त होता है। पार्सन्स के लिए सामाजिक संरचना अमूर्त है। अब यहाँ पर कई बार यह प्रश्न किया गया है कि क्या सामाजिक संरचना अमूर्त है? तो देखिए, साधारण रूप से हम सामाजिक संरचना को अमूर्त नहीं कह सकते, लेकिन पार्सन्स ऐसे विचारक हैं जिन्होंने समाज की संरचना को अमूर्त माना है। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया। पार्सन्स ने इसे परिभाषित करते हुए एक जगह पे लिखा है कि यह एक ऐसा पद है जिसका प्रयोग परस्पर संबंधित संस्थाओं, संगठनों तथा सामाजिक प्रतिमानों की विशिष्ट व्यवस्था के साथ साथ किसी समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थितियों और भूमिकाओं की विशिष्ट क्रमबद्धता के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने इस आधार पर सामाजिक संरचना को अमूर्त माना। अगर हम स्पेंसर की बात करें तो स्पेंसर सामाजिक संरचना की तुलना मानव शरीर की रचना से करते हैं। जिस प्रकार हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह, पेट आदि अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े या जुड़कर शरीर नामक एकीकृत इकाई बनाते हैं, उसी प्रकार समाज की विभिन्न इकाइयां जैसे परिवार, राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, कानून, धार्मिक व्यवस्था आदि आदि एकीकृत होकर समाज की संरचना का निर्माण करते हैं। स्पेंसर ने माना है जैसे जैसे समाज की विभिन्न इकाइयों में जटिलता आती जाती है, वैसे वैसे समाज की संरचना भी जटिल होती जाती है। वहीं मर्टन स्पेंसर से सहमत नहीं दिखते। इनके अनुसार शरीर की भांति सामाजिक संरचना के सभी अंग योगदान यानी प्रकार्यात्मक ही नहीं करते, यानी प्रकार ही नहीं करते, कई बार वे दुष्प्रकार्य भी हो जाते हैं, अर्थात वे सामाजिक संरचना को क्षति भी पहुंचाते हैं। इस प्रकार मर्टन के अनुसार जहां कुछ इकाइयां सामाजिक संरचना के स्थायित्व में योगदान करती हैं, प्रकार्यात्मक होती हैं, वहीं कुछ इकाइयां सामाजिक संरचना को क्षति दुष्प्रकार्यात्मकता भी पहुंचाती हैं। जैसे हम धर्म को लें तो अगर धर्म समाज में नैतिकता, व्यवहार में नियंत्रण आदि स्थापित करता है तो दूसरी तरफ सांप्रदायिक तनाव, दंगे, फसाद भी इसी को जिम्मेदार मानते हैं। धर्म एक तरफ लाभ भी पहुंचा रहा है और दूसरी तरफ हानि भी पहुंचा रहा है।
रेमंड फर्ड की बात करें तो 1964 में उन्होंने सामाजिक संगठन को विधिक नियम और सामाजिक प्रणाली यानी सिस्टम के रूप में सामाजिक संरचना को इन नियमों के वास्तविक रूप में पालन किए जाने के रूप में देखा। इन दोनों के बीच के अंतर को अधिक स्पष्ट करने के लिए सामाजिक संरचना मानव शरीर के रचनाशास्त्र यानी एनाटॉमी और सामाजिक संगठन को मानव शरीर के क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी से तुलना की जा सकती है। अब अगर हम अन्य विचारकों की बात करें तो सबसे पहली बात हम नडेल ने क्या कहा, इनके अनुसार सामाजिक संरचना मूर्त होती है। अब ये नडेल बहुत इंपॉर्टेंट है, नडेल है, रेडक्लिफ ब्राउन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक छोटे-छोटे पॉइंट्स में आता है कि किसने समाज की संरचना को मूर्त माना, किसने समाज की संरचना को अमूर्त माना। अभी पार्सन्स के विषय में मैंने बताया, उन्होंने समाज की संरचना को अमूर्त माना। साधारण रूप से समाज की संरचना को मूर्त माना जाता है। किसने माना? नडेल इसके समर्थक है। उन्होंने कहा समाज की संरचना मूर्त होती है जिसे सदस्यों के व्यवहारों में देखा जा सकता है। इनके लिए क्या है, सामाजिक संरचना विभिन्न भागों की क्रमबद्धता को व्यक्त करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है या पॉइंट है कि समाज की संरचना विभिन्न भागों की क्रमबद्धता को व्यक्त करता है जो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती है। अब ये जो आपस में लोगों की क्रमबद्धता है, व्यवहार है, मान है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक प्रकार से ज्यादा स्थिर है और स्थायी है। अब यही पर अगर हम रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें तो उन्होंने सामाजिक संरचना को गतिशील माना, कहा ये बदलती रहती है, जबकि सभी ने लगभग सामाजिक संरचना को स्थिर पक्ष माना और उसके प्रकार को गतिशील पक्ष माना। ठीक है, लेकिन इन्होंने सामाजिक संरचना को ही गतिशील माना। ये प्रश्न बनता है, किसने समाज की संरचना को गतिशील माना? क्यों? क्या कहा इन्होंने इस संबंध में? इन्होंने कहा कि ये सामाजिक संरचना को व्यक्तियों की क्रमबद्धता के रूप में देखते हैं। इनके लिए सामाजिक संरचना मूर्त है, यानी लोगों की जो क्रमबद्धता है, आपसी स्वरूप है, आपसी व्यवहार है, ये दिखाई देता है कि इससे समाज की संरचना मूर्त है। व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंधता को सामाजिक संरचना का अंग माना जा सकता है। वही लेवी स्ट्रॉस क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सामाजिक संरचना मानसिक प्रक्रिया है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने समाज की संरचना को मेंटल कॉन्सेप्ट माना, मानसिक प्रत्यय माना? किसने समाज की संरचना को मस्तिष्क की गतिविधियों की उपज माना? लेवी स्ट्रॉस। ये अक्सर पूछा जाता है। इनके अनुसार सामाजिक संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर हम स्ट्रॉस के अनुसार देखें तो स्ट्रॉस कहते हैं कि हम भाषा बोलते हैं, इसलिए इन्हें भाषा विज्ञानी भी बोला गया। भाषा क्या है? हम कहते हैं ये मेरे भाई, ये मेरे बहन, ये मेरे फ्रेंड, ये मेरे मित्र। अब मित्र भाषा में हमने बना दिया, ये बहन है, ये भाई है। क्या वास्तव में भाई बहन कोई कॉन्सेप्ट है? अगर इनके अनुसार देखें तो भाषा का कॉन्सेप्ट है। भाषा क्या है? भाषा मस्तिष्क के ऊपर है, रियलिटी में कोई कुछ नहीं है। जैसे हम अन्य जानवरों में देखते हैं कि ना कोई भाई ना कोई बहन, वहां सेक्स के लिए भाई और बहन के बीच में कोई अंतर नहीं होता, परंतु मनुष्यों में है, क्योंकि मनुष्य ने इसे मेंटल कॉन्सेप्ट विकसित कर रखा है। वहां जानवरों में मेल और फीमेल, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन मनुष्य में क्या है? मेल और फीमेल सोच है, भाई और बहन की एक सोच है। हम सिर्फ मेल और फीमेल नहीं, भाई बहन को सोचते हैं। इस प्रकार से हमने भाई बहन का कॉन्सेप्ट मस्तिष्क में डेवलप कर रखा है। और इसी तरीके से इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक संरचना वास्तव में कुछ नहीं है, एक मानसिक प्रत्यय है। अगर विवाह हो रहा है तो विवाह क्या है? मेंटल कॉन्सेप्ट है। यौन संतुष्टि या यौन की स्वच्छता को एक प्रकार से समाज के अनुरूप सही तरीके से करने की एक व्यवस्था है। और इस प्रकार से देखें तो ये मस्तिष्क का कॉन्सेप्ट है, मेंटल कॉन्सेप्ट है। ये लेवी स्ट्रॉस ने माना। अब अगर हम कार्ल मैनहीम को देखें तो सामाजिक संरचना को उन्होंने सामाजिक शक्तियों का एक जाल कहा। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने सामाजिक संरचना को सामाजिक शक्तियों का जाल कहा? क्योंकि जो समाज की बड़ी बड़ी शक्तियां हैं ये मिल करके समाज की संरचना बनाती हैं और एक प्रकार से लोगों को इस भवन में एक नियंत्रित रूप से बांधती है, बांधने का कार्य करती है। इसलिए सामाजिक संरचना सामाजिक शक्तियों का एक जाल है। रेडक्लिफ ब्राउन ने जहां सामाजिक संरचना को एक गतिशीलता, निरंतरता माना, वहीं रेमंड फर्ड ने सामाजिक संरचना को संगठन और सामाजिक संरचना में भेद करके व्यक्त किया। इवांस प्रिचार्ड ने सामाजिक संरचना की मूल इकाई व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार को माना। इसी प्रकार
पीटर ब्राउन ने औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक संरचना में अंतर व्यक्त किया। मेजर फॉर्टिस के अनुसार आनुभाविक यथार्थता का अमूर्तीकरण संरचना का रूप ले लेती है, यानी जो भी हम अनुभव करते हैं यथार्थ रूप से, उसको उसके अमूर्तीकरण यानी उसको जो दिखाई नहीं देता हमारा अनुभव, वही हमारी संरचना का स्वरूप ले लेता है। अब इस प्रकार से हम समग्र रूप से देखें तो सामाजिक संरचना की कुछ प्रमुख विशेषताएं हमारे सामने अभिव्यक्त होती है। पहली बात, सामाजिक संरचना समाज के बाह्य पक्ष को या बाह्य तत्व को अभिव्यक्त करता है, यानी सामाजिक संरचना समाज से बाहर है, भले ही वो समाज द्वारा निर्मित है परंतु समाज को संचालित करने में। दूसरी बात, समाज की संरचना इनकी इकाइयों की एकीकृत व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात है कि समाज की संरचना क्या है, समाज की इकाइयों की एक व्यवस्था है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसे इसी बात है, इसे समाज के स्थायी होने का बोध होता है। क्या होता है कि समाज स्थायी पक्ष है। और चौथी बात देखें तो सामाजिक संरचना अमूर्त है, क्योंकि समाज तो स्वयं अमूर्त है। अब मोटी मोटी बातों में, जबकि कुछ ने इसे मूर्त माना, किसने इसे अमूर्त माना, लेकिन यहाँ पर हम मूल रूप से देखें तो समाज की संरचना भी अमूर्त है, क्योंकि समाज स्वयं में अमूर्त होता है। सब और पांचवी बात कहें तो सभी समाजों की सामाजिक संरचना भी अलग अलग होती है। हर समाज में समाज की संरचना को हम बदलते हुए देखते हैं। यानी अगर हम देखें तो भारतीय समाज की अपनी संरचना है, और उसी प्रकार से अगर हम देखें तो हिंदू समाज की अपनी संरचना है, तो हर समाज में मुस्लिम समाज में अलग संरचना है। अब हर देश के अनुसार वहां के अकॉर्डिंग ये संरचनाएं बदलती रहती। तो क्लियर हुआ आपको ये कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके रिचा, एकदम क्लियर? यस सर। चलिए तो फिर मैंने सारी सूचना भी आपको दे दी और एक चैप्टर भी आज करा दिया, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना पे जितने महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, कॉन्सेप्ट थे, लोग थे, विचारक थे, सब की बातें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज क्लास फिर यही रोकता हूँ। अब अगली क्लास नेक्स्ट वीक तो नहीं चलनी है, इसके नेक्स्ट वीक मैं आपको सूचित करूंगा अगर 1 तारीख से ही चलना होगा तो। ठीक है, क्लियर? राइट, सर। चलिए ठीक है, फिर विदा लेते हैं, चलते हैं। सर ये जो 3rd यूनिट है उसकी पीडीएफ बहुत सारी है क्या? हाँ बहुत देखिए। मैंने कहा ना 3rd यूनिट की तो समाजशास्त्र, अभी जो स्पीकर्स हैं उन्हें क्या मैं कहूं, ये वास्तविक रूप से मेरे द्वारा कहते हुए कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसे सिलेबस बनाने वाले लोग बेवकूफ। और सिलेबस का एक सीक्वेंस होता है, आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को बनाना, सारे कॉन्सेप्ट को, उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद थिंकर्स की बात, बस यही 2 यूनिट देखा जाए तो फिर समाजशास्त्र हो जाता है। बाकी और क्या समाजशास्त्र, सारे कॉन्सेप्ट हो गए, थिंकर हो गए, तो फिर बचा क्या फिर समाजशास्त्र में? अब जबरदस्ती उसका वर्गीकरण कर देना, उस पर डिटेल्स लाइनिंग बना देना, उसके अंदर छोटी-छोटी बातें डाल देना, अब ये तो ना समझ लोगों का खेल है। चलिए फिलहाल आप समझदार हैं, ये ठीक है सर। ठीक है, तो फिर आज की क्लास में रोक रहे हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। खुश रहिए। थैंक यू सर।